नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने ये समझने का प्रयास किया कि इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म और कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण कैसे किया जाए। तो सेक्शन 6 को हमने डिटेल में पढ़ा, कौन ओआर होगा, कौन एनओआर होगा और कौन एनआर होगा, उसके लिए कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस हैं, कौन सी एडिशनल कंडीशंस हैं, वो पूरा डिटेल हमने स्टडी की थी। वंस रेजिडेंशियल स्टेटस हैज़ बीन डिसाइडेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच इनकम इज टैक्सेबल फॉर विच टाइप ऑफ पर्सन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ आप ध्यान रखें, मैं सबसे पहले मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। एक इंडिविजुअल हैं तो 3 तरह से हो सकता है, वो ओआर हो सकता है, वो एनओआर हो सकता है और वो एनआर हो सकता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का सीधा सा मतलब है कि आपके रेजिडेंस के बेस पर आपको टैक्स देना होता है और आपकी इनकम कौन सी है, उस इनकम कौन सी इनकम पर किसको टैक्स देना है। तो जनरली जो इनकम होती है उस इनकम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द इंडियन इनकम और सेकंड इज द फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम वो इनकम कहलाती है जो या तो रिसिव्ड इंडिया में हो गई हो, आइदर रिसिव्ड इंडिया में हो गई हो और एक्रूड इंडिया में हो गई हो। रिसीव्ड इंडिया में हो गई हो या एक्रूड इंडिया में हो या अर्न इंडिया में हुई हो तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। एनी वन ऑफ देम इज हैपन इन इंडिया, या तो इंडिया में रिसीव हो गई हो या इंडिया में एक्रूड हो गई हो, दोनों में से एक इंडिया में हो जाती है या दोनों इंडिया में हो जाता है तो वो इंडियन इनकम कहलाती है। तो मैं कहूँ कि इनकम जो है वो हम ये कहें रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी। और ये इंडियन इनकम पर ओआर को भी टैक्स देना होगा, एनओआर को भी देना होगा और एनआर को भी टैक्स देना होगा, यानी तीनों के लिए ये इनकम टैक्सेबल होगी। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट एक्रूड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहीं पर भी एक्रूड हो रही है। फ्रांस में आपकी इनकम एक्रूड हुई और आप इंडिया में रिसीव करते हैं। आपने फ्रांस में एक एफडी करा दी और एफडी कराने का जो इंटरेस्ट हुआ उस इंटरेस्ट को आप बैंक का इंटरेस्ट कहते हैं कि मैं इंडिया में रिसीव करूंगा। तो इंडिया में जब आप रिसीव करेंगे तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी। अब चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो और चाहे एनआर हो, तीनों ही केस के अंदर आपको वो इनकम टैक्सेबल होगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा है इनकम अर्न और एक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पर भी रिसीव हो इंडिया के बाहर, लेकिन यदि इनकम इंडिया में अर्न हो गई है तो भी वो इंडियन इनकम कहलाएगी और तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो ओआर हो, चाहे वो एनओआर हो और चाहे वो एनआर हो, या वो तीनों के लिए इनकम टैक्सेबल होगी। ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर अर्न हुई है, इंडिया के बाहर एक्रूड हुई है बट इंडिया में रिसीव हो रही है, तो उस केस में इंडिया में रिसीव आपने इंडिया में कर ली है तो आपको टैक्स देना होगा और तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। तीसरी इनकम वो इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में ही अर्न हुई है और इंडिया में ही रिसीव हुई है तो भी तीनों को टैक्स देना होगा, तीनों के लिए टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। एक सिंपल लॉजिक दिमाग में रखिए, आइदर इनकम अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों में से कोई भी एक हो जाता है इंडिया के अंदर, देन ऑल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर लायबल टू पे द टैक्स इन इंडिया। तो आप केवल ये डिटरमाइन करिए कि उस इनकम का प्लस रिसीव्ड कहाँ हो रही है और एक्रूड कहाँ हो रही है। एक्रूड का मतलब होता है जहां पर आपको राइट मिल गया, राइट टू रिसीव,
यानी इनकम के जनरेशन के समय और इनकम को रिसीव करने का राइट जहां मिलता है वो प्लेस आपका एक्रूड का प्लेस माना जाएगा। तो या तो रिसीव्ड इंडिया में हो जाए या एक्रूड इंडिया में हो जाए या दोनों इंडिया में हो जाए तो तीनों को टैक्स देना होगा। और ये इनकम जो है वो इंडियन इनकम कहलाती है, इसको हम इंडियन इनकम कहते हैं। अब आती है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम वो इनकम हो जाती है जो रिसीव्ड एंड अर्न आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ही रिसीव्ड होती हैं और इंडिया के बाहर ही अर्न होती हैं, वो फॉरेन इनकम कहलाती हैं। यानी मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में काम करता हूं, वहां पढ़ाता हूं, तो मैंने वहां पढ़ाया तो मेरी इनकम वहीं एक्रूड हुई और मैं वहीं रिसीव करता हूं, तो रिसीट भी हमें कैम्ब्रिज में हो रही है और इस एक्रूड भी वहीं हो रही है, इंडिया से बाहर हो रही है, तो उस केस में वो फॉरेन इनकम कहलाएगी। और फॉरेन इनकम पर केवल और केवल ओआर को टैक्स देना होगा, एनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। तो यदि आप फॉरेन इनकम को एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं तो ट्राई टू बिकम ए नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट कब बनेंगे? जब आप इंडिया में 182 दिन से कम रहते हैं या 60 दिन से कम रहते हैं, जो भी सिचुएशन लागू होती है, क्योंकि 60 वाला रूल 3 लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे मैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता हूं या एज ए मेंबर ऑफ शिपिंग क्रू इंडिया छोड़ के जाता हूं या इंडियन ओरिजिन इंडिया से बाहर है वो इंडिया विजिट के लिए आते हैं, तो उन लोगों के लिए 182 डेज देखना होता है। तो ट्राई करिए, यदि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गए हैं तो कभी भी इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रहने का प्रयास नहीं करें, अदरवाइज आप रेजिडेंट बन जाएंगे और जो ही रेजिडेंट बने तो फॉरेन इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। इसलिए वो इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, इंडिया के बाहर ही अर्न हो रही है, तो केवल और केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना होगा, जबकि एनओआर और एनआर को नहीं देना है। जैसे मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स पाकिस्तान चला जाता है और पाकिस्तान में जा करके और वो इंडिया में 190 दिन रहने के बाद वो पाकिस्तान जाता है और वहाँ जाकर एक कमीशन एजेंट के रूप में काम करता है और वहाँ इनकम अर्न करता है और वहीं रिसीव करता है, वहीं बैंक अकाउंट बना हुआ है और वहीं पैसा जमा कराता है। तो देखिए, पैसा भी वहीं रिसीव हुआ, वहीं उसने अर्न किया, लेकिन चूंकि वो 190 दिन भारत में रह गया इसलिए वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया, तो वो इनकम उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। और यदि वो 190 दिन से कम यानी 100 दिन ही रहता तो उस केस में आप क्या कहते हैं, यदि वो एनओआर बन गया, एन देखिए रूल्स वही लागू होंगे जो हमने पहले पढ़े हैं, वो देख उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा और उसके बेस पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम रिसीव्ड एंड अर्न आउटसाइड इंडिया यानी फॉरेन इनकम है, बट बिजनेस इज कंट्रोल थ्रू इंडिया, यानी आपकी फॉरेन इनकम तो है, फॉरेन इनकम फ्रॉम ए बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, यानी एक ऐसा बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल होता है और उससे यदि आपने इनकम अर्न की है, वो चाहे इंडिया से बाहर अर्न की हो और बाहर रिसीव की हो, तो ओआर को तो टैक्स देना ही देना है और एनओआर को भी टैक्स देना होगा, जबकि एनआर को टैक्स नहीं देना है। एनओआर का मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हम पढ़ चुके हैं पहले। ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओआर को टैक्स देना होगा, एनओआर को भी देना होगा और एनआर को नहीं देना होगा। तो इसको वापस ब्रीफ में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऐसी फॉरेन इनकम जो इंडिया से, फॉरेन इनकम कौन सी होगी? जो इंडिया से बाहर एक्रूड हुई और इंडिया के बाहर रिसीव्ड हुई, दोनों ही इंडिया से बाहर होती हैं तो फॉरेन इनकम कहलाती हैं। ये फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ओआर के लिए टैक्सेबल है, एनओआर एनआर के टैक्सेबल नहीं है। लेकिन वही फॉरेन इनकम यदि एक ऐसे बिजनेस इंटरप्राइजेस से आपने रिसीव की है जिसका कंट्रोल इंडिया से होता हो, कंट्रोल का मतलब होता है उसका हेड ऑफिस, उसका सीट, उसकी माइंड जहां बैठ करके कंट्रोलिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, तो वो हेड ऑफिस माना जाएगा और इंडिया से कंट्रोल होता है, तो उस केस में एनओआर को भी टैक्स देना होगा और ओआर को भी टैक्स देना होगा, लेकिन एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो इनकम केवल ओआर और एनओआर के लिए टैक्सेबल होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें। अब कुछ इनकम ऐसी हैं, एक इनकम आती है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, पहले इसको समझिए क्या होता है ये। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो फॉरेन इनकम होनी चाहिए, फॉरेन इनकम का मतलब इंडिया से बाहर अर्न हुई और बाहर रिसीव हुई थी, और वो अनटैक्स्ड रही क्योंकि उस ईयर में आप नॉन रेजिडेंट थे या ओआर एनओआर थे, इसलिए आपका टैक्स पे नहीं कर पाया, और वो इनकम अब गत वर्ष में इंडिया में लेके आते हैं, तो उस केस के अंदर तीनों के लिए ये एग्जम्प्ट होगा। किसी को भी इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। ओआर, एनओआर और एनआर तीनों के लिए एग्जम्प्ट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए 1999 में मैं अमेरिका में था, और उस 99 के ईयर में, यानी जो असेसमेंट ईयर में चलता है 99 2000 का जो ईयर था, उस ईयर के अंदर मैं इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हुआ, क्योंकि पूरे साल में इंडिया में आया ही नहीं, 365 दिन इंडिया से बाहर रहा, वही रहा, तो उस ईयर में मैं बन गया नॉन रेजिडेंट। अब चूंकि नॉन रेजिडेंट बन गया तो मेरी उस फॉरेन इनकम, क्यों मैं इंडिया में नहीं आया तो मैंने वही इनकम अर्न की, वही रिसीव की, मेरी फॉरेन इनकम हो गई, तो 99 2000 में ये इनकम मेरे लिए एग्जम्प्ट हो गई बिकॉज आई वॉज नॉट रेजिडेंट। ओके, अब मैं 2021-22 की बात करूं, आज की डेट में मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, चाहे एनओआर हूं और चाहे एनआर हो, कैसे भी कंडीशन हो, और वो इनकम आज मैं इंडिया में लेके आता हूं, तो वो पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम कहलाएगी, क्योंकि उस ईयर में जब नॉन रेजिडेंट था तो इनकम टैक्सेबल नहीं थी, तो मैंने टैक्स पे नहीं किया, तो अनटैक्स्ड इनकम हो गई। और वो इनकम अब गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में मैं इंडिया में लेके आता हूं, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंस स्टेटस, आप कुछ भी हो, चाहे ओआर हो, चाहे एनओआर हो, एनआर हो, तीनों के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी, तीनों के आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज exempted, is not taxable whether you are an ordinary resident or NOR और NR, जैसा भी सिचुएशन है उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। एक बात हम करते हैं गिफ्ट की। देखिए गिफ्ट यदि हम रिसीव करते हैं तो रिसिपेंट होता है वो इज लायबल टू पे द टैक्स। सेक्शन 56 में गिफ्ट की बात आती है। ठीक है, भारत में कोई गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट, लेकिन 50,000 रुपये तक का गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है। आप यदि अननोन को दिया, रिलेटिव को गिफ्ट तो एग्जम्प्ट होते ही है, और 50,000 तक आपने गिफ्ट दिया तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है, जो चेंज किया गया, वो जो इंपॉर्टेंट है वो है एक 5 जुलाई 2019 को एक प्रोविजन इफेक्टिव हुआ कि यदि कोई इंडियन रेजिडेंट किसी को गिफ्ट देता है तो वो इंडिया में ओरिजिन माना जाएगा, इंडिया में अर्न माना जाएगा। यानी भारत का निवासी है, भारत का रेजिडेंट है, कि मान लीजिए मिस्टर टी हैं जो भारत का रेजिडेंट है और मिस्टर एक्स को गिफ्ट देता है, तो ये एक्स के लिए ये गिफ्ट इंडिया में ही एक्टिव माना जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में ओरिजिन है, इंडिया का रेजिडेंट है। तो 5 जुलाई 19 को ये प्रोविजन लागू किया गया था। तो यदि देने वाला निवासी है तो ये इंडिया में एक्रूड माना जाएगा, और जब इंडिया में एक्रूड माना जाएगा तो इंडियन इनकम मानी जाएगी, और जब इंडियन इनकम मानी जाएगी तो तीनों के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो ओआर हो, चाहे एनओआर हो और एनआर हो। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, इसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके दिमाग में रखना होगा। पहला देखिए, रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंस, इसका क्या मतलब है? रिसिप्ट यानी जब इंडिया में रिसिप्ट होनी चाहिए, नॉट रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा भेजना, टू सेंड द मनी, और एक होता है रिसिप्ट, जो पहला रिसिप्टेंट कहाँ है। तो यदि वो रिसिप्ट इंडिया में हुई है तो इंडियन इनकम मानी जाएगी। रेमिटेंस इज नॉट अ रिसिप्ट। जैसे मैं अमेरिका में हूँ, यूएसए में हूँ, मेरी वहाँ जॉब है, मैं वहीं पैसा रिसीव करता हूँ और वहीं में मेरी इनकम एक्रूड हो रही है, वो फॉरेन इनकम हो गई। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को इंडिया में पैसा भेजता हूं तो वो रेमिटेंस हुआ। तो रेमिटेंस हुआ तो वो इंडिया में रिसिप्ट नहीं माना जाएगा और मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। तो पहला रिसिप्ट कहां हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मैं यूएसए में नौकरी तो करता हूं, और लेकिन छुट्टियों में उदयपुर आ गया मैं। अब जब छुट्टियों में मैं उदयपुर आ गया और छुट्टियों की सैलरी मुझे मिल रही है, एक्रूड वहीं हुई और वहीं बैंक में जमा हो जाती है, तो रिसिप्ट मेरा वहीं माना जाएगा। क्योंकि रिसिप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही पैसा रिसीव करें। एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ यू कैन बी रिसीव द अमाउंट।
आपका एजेंट भी हो सकता है, आपका बैंक भी एक तरह से एजेंट की तरह काम करता है। तो इफ सैलरी इज बीइंग डिपॉजिटेड इन योर फॉरेन बैंक अकाउंट, इट मीन्स फॉरेन बैंक ने आपके बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ यू ही रिसीव द सैलरी। तो फॉरेन बैंक रिसीव किए तो वो रिसिप्ट यूएसए में माना जाएगा, रिसिप्ट इंडिया में नहीं मानी जाएगी, वो रेमिटेंस नहीं माना जाएगा। तो वो रेमिटेंस होगा, तो रेमिटेंस के केस में वो टैक्सेबल नहीं है। तो सिंपल लॉजिक ध्यान रखिए कि रेमिटेंस इज नॉट अ रिसिप्ट, और यदि आप भेजते हैं तो वो इंडिया के लिए वो रिसिप्ट नहीं मानी जाएगी, वो फॉरेन इनकम ही कहलाएगी, और केवल ओआर होगा तो टैक्सेबल होगी उसके लिए, अदरवाइज एनओआर उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। कभी कभी क्या है, हम अकाउंट एडजस्टमेंट करते हैं। अकाउंट एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम ट्रांजैक्शन, मनी में ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, हम केवल अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, तो भी वो रिसिप्ट माना जाएगा, है ना, डिम्ड टू बी रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा, डिम्ड टू बी रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि रिसिप्ट या डिम्ड टू बी रिसिप्ट दोनों ही हम रिसिप्ट की कैटेगरी मानते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखें, यह रिसिप्ट जो मैंने बताया वर्ड आपको, रिसिप्ट इन इंडिया, और तो रिसिप्ट इंडिया जो आ रहा है वो इंडिया में रिसिप्ट हो रहा है या एक्रूड हो रहा है, वो तो है ही है, प्लस डिम्ड टू बी रिसिप्ट माना जाएगा। डिम्ड टू बी रिसिप्ट का मतलब हो गया कि रिसिप्ट तो नहीं हुआ लेकिन मान लिया गया कि इंडिया में रिसीव हुआ है। तो जैसे अकाउंट एडजस्टमेंट है, आप अकाउंट एडजस्टमेंट करते हैं, बुक्स में ही आपने अमाउंट का लेन देन कर लिया, तो वो भी डिम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया में माना जाएगा यदि इंडिया में ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं। जैसे कोई शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ने एक कंपनी है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है, और मिस्टर वाई इज द शेयर होल्डर है, उसका शेयर होल्डर हो, वो एक वाई एक्स लिमिटेड को गुड्स भी सेल करता है, तो पैसा भी मांगता है उससे, और एक्स लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, राइट। तो अब डिविडेंड डिक्लेयर जो किया जा रहा है, और डिविडेंड का अमाउंट, यदि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच के ट्रांजैक्शन में एक्स लिमिटेड का अमाउंट को यदि सेट ऑफ किया जाता है और कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो भी वो डिम्ड टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, डिम्ड टू बी रिसीव्ड भी इंडिया इसके टैक्सेबल होता है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि आपको कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देना और कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं देना है। तो एक नट शेल में समझ लीजिए, यदि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, तो वर्ल्ड में कहीं पर भी हैं और कहीं पर भी पैसा कमाएं आप, इंडिया में टैक्स देना होगा। चाहे आप किसी ओशन के पनडुब्बी में जाकर के पैसा कमाएं, और यदि इंडिया के अंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अब आइए, एनओआर और एनआर, इन दोनों को टैक्स तभी देना है जब इंडिया में इनकम एक्रूड होती है या इंडिया में इनकम रिसिप्ट होती है। एनी वन ऑफ देम इज हैपन इन इंडिया, देन दे आर लायबल टू पे द टैक्स, अदरवाइज नहीं है। इन दोनों मतलब एनओआर और एनआर को टैक्स तभी देना है जब इनकम इंडिया में एक्रूड होती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। और पास्ट अनटैक्स्ड इनकम पर किसी को टैक्स देना है, गिफ्ट पर किसी को टैक्स नहीं देना है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज आल्सो एग्जम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया आल्सो एग्जम्प्ट, बट कीपिंग इन माइंड द सर्टेन रूल्स एंड प्रोविजंस जो दे रखे इनकम टैक्स में, वो ध्यान रखना होगा। लेकिन जनरली एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो ये इंडिया में एग्जम्प्ट है, बांग्लादेश में नहीं है। तो इसलिए हमको देखना होगा कि कौन सा अमाउंट टैक्सेबल है। तो ये जो इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट है, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए, एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन यूएसए। अब आप देखिए, ये ओआर हो गया, ये एनओआर हो गया और ये एनआर हो गया। तो सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, चूंकि सैलरी रिसीव, अब तो आप देखिए रिसीव्ड कहाँ हुई, इंडिया के अंदर हो गई, और रेंडरिंग सर्विसेज इन यूएसए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ रेंडरिंग कर रहे हैं सर्विसेज। इंडिया में आपने रिसीव किए तो उस केस में तीनों के लिए टैक्सेबल है। यदि सैलरी आपकी 1 लाख रुपया है तो 1 लाख टैक्सेबल ये भी आएगा, 1 लाख की टैक्सेबल यहाँ भी आएगा, और 1 लाख की टैक्सेबल इनकम यहाँ पर भी आएगी, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अब आप सुनिए, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। अब इंदौर कहाँ है? इंदौर इंडिया के अंदर है,
तो इंडिया के तो तीनों का आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान, जापान में रिसीव हुई लेकिन इंडियन प्रोफेशन से हुई, इसलिए तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये कहें आप कि एक एग्जांपल ये देखें कि प्रॉपर्टी इनकम इन यूएसए बट रिसीव्ड इन इंडिया। अब प्रॉपर्टी इनकम अर्न कहाँ हुई है? आपको यूएसए में हुई। वहां एक मान लीजिए आपने मकान ले रखा और किराए पर दे दिया और वहां की इनकम हुई, और उसको आप कहते हैं कि मैं इंडिया में रिसीव करूंगा। इंडियन बैंक को आपने दिल्ली में एक ब्रांच को ऑथराइज कर दिया, वो पैसा रिसीव कर रहा है। तो चूंकि प्रॉपर्टी इनकम यूएसए में लेकिन रिसीव इंडिया में हो रही है, तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। अब आप देखिए एक और देखिए, प्रॉपर्टी इनकम इन यूएसए, प्रॉपर्टी इनकम इन यूएसए, और टोटल है मान लीजिए आपकी टोटल इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए है, आउट ऑफ विच 30,000 रेमिटेड टू इंडिया। अब मान लीजिए 1 लाख की इनकम आपकी वहां हुई और उसमें से आपने 30,000 रुपया इंडिया में भेज दिया। अब चूंकि रेमिटेंस इज नॉट अ रिसिप्ट और रिसिप्ट नहीं होती है, इसलिए प्रॉपर्टी इनकम यूएसए है तो केवल ओआर को टैक्स देना होगा, एनओआर और एनआर को टैक्स नहीं देना होगा। तो पूरी 1 लाख रुपया की इनकम जो टैक्सेबल होगी वो ओआर के लिए ही होगी, एनओआर और एनआर के लिए नहीं होगी। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया, केनिया में कोई एग्रीकल्चर इनकम आपकी हुई है ना, और केनिया में कोई एग्रीकल्चर इनकम हुई है, तो उस केस में वो रिसिप्ट कहाँ हो रही थी? वहीं हुई है, वहीं रिसीव की, तो ओआर को टैक्स देना पड़ेगा, एनओआर एनआर को नहीं देना होगा, राइट। अब मान लीजिए एक ऐसी है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस हो रहा है नेपाल में लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो उस केस में मान, और इसकी इनकम मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए हुई, तो 5 लाख ओआर के लिए टैक्सेबल होगा, एनओआर के लिए भी होगा, लेकिन एनआर के लिए नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। और जब इंडिया से बिजनेस कंट्रोल होता है तो उस केस में केवल इंडिया के ओआर और एनआर को ही टैक्स देना होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है। तो लास्ट में नटशेल में आपको मैं ब्रीफिंग कर देता हूं। आपको सिर्फ ये देखना है कि इनकम एक्रूड कहाँ हुई, रिसिप्ट कहाँ हुई, या डिम टू बी एक्रूड या डिम टू बी रिसिप्ट कहाँ है, वो आपको ध्यान रखना है, प्लस आइडेंटिफाई करना है। रिसिप्ट या एक्रूड दोनों में से एक इंडिया में हो जाती है तो इंडियन इनकम मान लीजिए, और इंडियन इनकम पर तीनों को टैक्स देना होगा। दोनों इंडिया से बाहर हो जाती हैं तो ये फॉरेन इनकम है, यानी एक्रूड भी इंडिया से बाहर है, रिसिप्ट भी इंडिया से बाहर है, तो फॉरेन इनकम कहलाएगी। और वो फॉरेन इनकम यदि बन गई है तो केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना है, एनओआर एनआर को टैक्स नहीं देना है। और तीसरा, फॉरेन इनकम तो है लेकिन वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो एनओआर को भी टैक्स देना होगा, उसके लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा। और यह ध्यान रखिए, डिम टू बी रिसीव का मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका पीएफ का अकाउंट है और पीएफ के अकाउंट में 9.5% की रेट से इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है या 12% की रेट से आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो ये एवरी ईयर दे रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन डिम टू बी रिसीव्ड माना जाता है, और ऐसे एडजस्टमेंट आपको करना होगा, राइट। तो हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, यदि कोई कंपनी है और केवल एक्सपोर्ट करती हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में माल खरीदती हैं तो इंडिया में एक्रूड नहीं माना जाएगा। यानी इंडिया में ट्रांजैक्शन तो कर रहा है लेकिन माल क्यों खरीदा, केवल एक्सपोर्ट के लिए करता है, तो उसकी कोई इनकम इंडिया में नहीं आ रही है तो नॉट एक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी। तो आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इंडिया में एक्रूड हो रही है या नहीं हो रही है। इंडिया में एक्रूड हो गई तो तीनों को टैक्स देना है, और इंडिया में एक्रूड नहीं हुई है, इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, तो फॉरेन इनकम कहलाएगी, और फॉरेन इनकम पर केवल और केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे।